हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये 2016 का समाजकारी का प्रश्न पत्र है। और हम लोगों ने एक समाजकारी का प्रश्न पत्र सेकंड था, तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे, उस पर हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समाजकारी प्रश्न पत्र तृतीय, जिसमें कुल टोटल 75 क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो यूजीसी नेट समाजकारी का ये क्लास है और हम बातचीत कर रहे हैं प्रश्न पत्रों पर। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों की फीस रखी गई है मात्र 1400 रुपये। 1400 रुपये में यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस रहेगा आप लोगों के लिए और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी रहेगा और आप सभी का जो भी यूनिट है, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक की, उन सभी पीडीएफ, उन सभी कंटेंट को आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इस समय यूनिट नंबर 7 चल रहा है आप लोगों की क्लासेस में। ये था जिनका एग्ज़ाम बेसिकली 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में होने वाला है। तो ये 1400 रुपये में दिसंबर 2025 की क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। यदि आप क्लासेस लेना चाहते हैं जून 2026 की, तो इसकी क्लासेस भी अवेलेबल है। क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फीस इसकी इंस्टॉलमेंट में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 5000 फीस होगी और 2 किस्तों में आप लोगों को ये फीस जमा करनी होगी। जून 2026 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों की। पहली किस्त होगी आप लोगों की 2500 रुपये और 2000 भी हो सकती है। ठीक है, 2000 भी आप जमा कर सकते हो। अगर आप 2000 जमा करेंगे पहली किस्त में तो सेकंड जो किस्त होगी वो 3000 जमा होगी। ठीक है, और पहली किस्त अगर आप 2500 पेमेंट करते हैं तो दूसरी वाली किस्त में भी आपका 2500 पेमेंट होगा। ये इंस्टॉलमेंट में। अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो 4000 पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको 1000 रुपये की छूट मिलेगी। लेकिन क्लासेस आपकी 6 महीने प्लस चलाई जाएंगी, यानी जून 2026 में एग्ज़ाम होगा तो आप 6 महीने का बेसिकली आप कोर्सेज परचेज कर लेंगे। ठीक है, मात्र 4000 में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी वहाँ पे। एवरीडे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके पूरी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और आपका टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज भी रहेंगे। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कॉल के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। दिसंबर 2025 सोशल वर्क के लिए, जून 2026 सोशल वर्क के लिए इंफॉर्मेशंस डिटेल में ले सकते हो, इस पर आप कॉल करके भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं प्रश्न। चलो प्रश्न पढ़िए। सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य में बैठक के स्थान, देखो यहाँ पे क्या है, मीटिंग। किसमें प्रश्न है? प्रश्न है सोशल केस वर्क में बैठक के स्थान के चयन का अधिकार अधिमान्यता डैश में निहित होती है। 4 विकल्प हैं, जरा एक बार आप बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फिर मैं आपको अपने तर्क के आधार पर बताऊंगा। बताता हूं मैं। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा कि व्यक्तिक सामाजिक सेवा कार्य में यानी केस वर्क में एक मीटिंग है, उस मीटिंग के स्थान के चयन, स्थान का मतलब होता है प्लेस, प्लेस पर चयन का अधिकार किसको दोगे, मतलब प्लेस पर आप प्राथमिकता दोगे, उस प्लेस पे किसको प्राथमिकता दोगे? सेवार्थी को दोगे। सेवार्थी के साथ का व्यक्ति। बिल्कुल, सेवार्थी को ऐसा स्थान चुनने का अधिकार होता है। बात को सुनिए, सेवार्थी को ऐसा स्थान चुनने का अधिकार होता है जहां वह सुरक्षित, सहज और गोपनीयता महसूस करे। इस प्रश्न का मतलब यही है, सेवार्थी का ये अधिकार है सुरक्षित, सहज और गोपनीयता महसूस करने के लिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता उसकी सुविधा का सम्मान करता है और उसी के अनुसार बैठक तय करता है। बैठक मीन्स मीटिंग। क्या करता है? मीटिंग तय करता है। और ये तय कौन करेगा? तय करेगा सामाजिक कार्यकर्ता, इसलिए सोशल वर्कर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ विकल्प में सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आसान सवाल है। ठीक है, ये जो प्रश्न आपके सामने मैंने भी प्रस्तुत किया है ये आसान सवाल था।
एक और प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये टॉपिक चलेगा आप लोगों का कल। ठीक है, 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंगीकार किए गए प्रस्तावित सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्यों की संख्या क्या है? लक्ष्यों का मतलब हो गया एक प्रकार से टारगेट। प्लीज जवाब जानना चाहूंगा। हालांकि मैंने कई बार बोला भी है, ऐसी बात नहीं बताया आपको, बताया है, लेकिन फिर भी इस पे डीप में चर्चा होगी कल। पीडीएफ मिल गई है आपको। ठीक है, यूनिट नंबर आपको 10 की पीडीएफ है आपके पास, 1 से लेकर 7 तक की पूरी पीडीएफ आपके ग्रुप में जा चुका है। केवल 8 और 9 की पीडीएफ रह गई है, और ये भी नवंबर के माह में 8 वाली पीडीएफ पहुंचा दूंगा, यानी मिल जाएगी, और दिसंबर की शुरुआती में आपको यूनिट नंबर 9 की पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन, अरे भाई पता होना चाहिए यार, विकल्प क्या होना चाहिए? 169 सर। तो फिर सी। बोलो ना, बोलो फिर। तो मैं आप ही लोगों का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं बोलोगे तो फिर तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट मत करो ना। तो इसका सही विकल्प होगा 169। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपके बेसिकली क्या है, ये विशिष्ट लक्ष्य हैं, इनको बोला जाता है। और कुल टोटल बेसिकली 17 लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, जहां मैंने आप लोगों को अभी बेसिकली पीडीएफ में तो ऑलरेडी दे रखा है, आप चाहो तो वहां से आके पढ़ लो, पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें। और 2000 से लेकर 2015 के बीच में एमडीजी चलाया गया था, और 2015 से लेकर 2030 तक का आप लोगों की ये जो अवधि है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, मैंने पहले यूनिट में ये बात पढ़ाया है। वर्ष 1915 में दान तथा सुधार के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। जानते हो कहां पर हुआ था? बल्टीमोर सभा हुई थी। अब बताओ, उसमें कहा गया क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? इस नामक विवादास्पद एक भाषण रही, और इस पर किस विद्वान ने विचार विमर्श किया था? ये इस प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। सर अब्राहम फ्लेक्सनर। हाँ सर, थर्ड होगा क्या? क्यों भाई ऐसे में कंफ्यूज हो क्यों रहे हो? जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। शायद करके ना बोले। ठीक है, यहां आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, और आपने सही जवाब दिया है अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम। ठीक है, सन 1915 में। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1915 में आपको एक नाम NCCC, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटीज एंड करेक्शंस, आप इसे कह सकते हो। ठीक है, करेक्शंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटी एंड करेक्शंस NCC में अब्राहम फ्लेक्सनर ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, और उस भाषण का नाम था इज सोशल वर्क अ प्रोफेशन। ठीक है, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? और सही विकल्प ऑप्शन नंबर तीसरा है। सर फुल फॉर्म क्या बताया आपने? नेशनल, N से नेशनल, C से आपका कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लगा दीजिए ऑफ, और फिर C से आपका हो जाएगा चैरिटीज, फिर लगा दीजिए एंड, फिर लास्ट में आप लगा दीजिए करेक्शंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और सवाल पर बात करते हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया पर बात करते हैं। मेक इन इंडिया मुख्यतः लक्ष्य इसके अंतर्गत कब आता है, या कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं? यह है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। बताइए जरा। सेकंड सर। सेकंड बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब? क्या बात है, सेकंड सही होना चाहिए या 4 सही होना चाहिए? फोर्थ सर। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करता हूं मेक इन इंडिया के बारे में, तो सबसे पहली बात, वैश्विक निवेश को आकर्षित करता है, ये आपका पॉइंट सही है। कार्य के अवसर, अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की उन्नति बनाने की बात करता है, ये भी बात सही है। लेकिन जो नए नए कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को आयोजित करना, इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, किसका? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो सही विकल्प में 1, 2, 3 ही आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है 4 वाला, ये करेक्ट जवाब है। अब ये सवाल है जुलाई 2016 का,
अब ये योजना जो चलाई गई भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2014 में, तो 2 साल बाद ये सवाल में आया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि औद्योगिकीकरण को गति देना, निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्राथमिक सेक्टर जो हैं कुल कितने शामिल किए गए हैं इसमें। प्राथमिक सेक्टर तो आप नोट कर लो कॉपी पर, कुल 25 प्राथमिक सेक्टर शामिल किए गए हैं इसमें। जानते हो प्राथमिक सेक्टर का मतलब? ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा, रेलवे, केमिकल, रक्षा, उत्पादन इत्यादि, ऐसे 25 एरियाज हैं, ठीक है। उनको बोला गया है 25 एरियाज या क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़िए, एक और सवाल पर बात करते हैं और अच्छा सवाल है, ठीक है। अत्यंत दुखीपन एवं एकाकीपन की भावना का लक्षण दर्शाता इसमें कौन? ये आपको जवाब दे रहा है। अवसाद। अवसाद। अवसाद, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी बच्चों का जवाब अवसाद की तरफ जा रहा है, यानी विकल्प नंबर 3, ठीक है ना? यही ना बोलना चाह रहे हो आप लोग? जी सर। मैं आप सभी को कहूँगा कि यहाँ बात को थोड़ा सा समझना। अत्यंत दुखीपन और एकाकीपन की भावना का जो लक्षण है आपने सही बताया है, अवसाद। अवसाद का मतलब है एक प्रकार से डिप्रेशन। अवसाद क्या होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है अवसाद। परीक्षा में मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये देखो एग्ज़ाम में आ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी बनती है ना। एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, लगातार आप गहरी उदासी में हैं, एकाकीपन और दूसरों से दूर रहने की इच्छा बनाए रखते हैं, नींद में समस्या हो रही है, भूख में परिवर्तन हो रहा है, निराशा हो रही है, तनाव हो रहा है, रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं, शारीरिक बीमारी हो रही है, तो वो बेसिकली क्या है, डिप्रेशन है। अब आप सोशल वर्कर हो और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको एक एंटी डिप्रेशनल या आप कह लीजिए कि कुछ दवाएं हैं, उन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए या उसके गाइड करना चाहिए। सामाजिक समर्थन देना चाहिए आपको दिनचर्या, व्यायाम, नींद और भोजन में सुधार के लिए उसको मार्गदर्शन देना चाहिए आपको। यहाँ तक कि उसे जो भी मादक द्रव्य हैं, जो भी अल्कोहल वगैरह हैं, उनसे आप दूर रहने के लिए उसको सलाह दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसे विभिन्न प्रकार की थेरेपी दी गई है विद्वानों के द्वारा, उन थेरेपी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में अगर हम लोग जब बात करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, ठीक है, अवसाद। अच्छा, एक शब्द है दुर्भीत। अब जैसे मैडम कह रही थी कुछ शब्द सर ऐसे आते हैं, बड़े टफ शब्द आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा। दुर्भीत एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग एंजाइटी कहते हैं। किसी किसी किताबों में आपको फोबिया नाम को भी संबोधित करेगा, ये फोबिया या फियरफुलनेस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिसे दुर्भीत क्या होता है, बार बार चिंता या घबराहट महसूस होता है तो उसको दुर्भीत कहा जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, कपकपाहट सी होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, नींद में परेशानी होने लगती है, तो वो एक प्रकार से दुर्भीत है ना। तो डर, चिंता, घबराहट, अधिक बेचैनी, भविष्य के बारे में चिंता, घबराहट के कारण प्रभावित होता है, वो कार्य क्षमता, उसको हम दुर्भीत बोलते हैं। परंतु आगे अगर हम लोग ये बात करते हैं तो एक शब्द और आता है, हिस्टीरिया शब्द। नाम सुना होगा हिस्टीरिया के बारे में, इंग्लिश शब्द में लिखा हुआ है हिस्टीरिया। मानसिक और शारीरिक अवस्था में इसमें भावनात्मक अत्यधिक प्रभावित हो जाता है या प्रतिक्रिया देता है हिस्टीरिया। अत्यधिक भावुक हो जाना, अचानक हंसना, अचानक रोना, गुस्सा आना, वो हिस्टीरिया का कारण है। ध्यान आकर्षित करने के लिए अति नाटकीय व्यवहार करना हिस्टीरिया है। तनाव या मानसिक संघर्ष के जवाब में जब चीजें प्रकट होती हैं तो वो हिस्टीरिया प्रकट होती हैं। भावनात्मक
अतिव्यक्ति है, शारीरिक लक्षण बिना शारीरिक कारण के दिखाए ही बता देता है हिस्टीरिया, है ना। और ये जो व्यामोह है ये एक भ्रम या वास्तविकता की समझ को दर्शाता है। इसे डेलुसेशंस के नाम से हम लोग जानते हैं, या इसी को एक और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग साइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 9 में आपको ये मिलेगा टॉपिक। ठीक है, यूनिट नंबर 9 में आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए मैंने चारों विकल्पों का चुनाव किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्तमान में असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है क्या? आज वर्तमान की बात कर रहा हूं, चलो 2025 ले लो। ठीक है, उसी दृष्टिकोण से सोच के बताओ। बोलना चाहोगे कुछ क्वेश्चन नंबर 6 में? असामान्य देख, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी बेसिकली क्या होता है? ये देखो, एक प्रकार से मैं बताऊं तो मनोविकृति विज्ञान होता है। ये बात सही है, ठीक है, ये बात देखो सत्य है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां आपको एक ऑप्शन में देखो ए बी सी डी भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन में ए भी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तौर कूट भी बनाए गए हैं। ठीक है, मैं अगर आज वर्तमान के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं इस प्रश्न को लेकर, थोड़ा सा विवादित है बट ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान के दृष्टिकोण से एबनॉर्मल मनोविज्ञान की बात करता हूं तो ये स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर भी रहेगा आपका, और आपका मनोविकार विज्ञान, साइकेट्रिक डिसऑर्डर कह सकते हो। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेटेड टू डिसऑर्डर का पैटर्न आप शामिल कर सकते हो इसे भी, और तंत्रिका तापीय विकृति विज्ञान, न्यूरोपैथोलॉजी रिलेटेड टू डिसऑर्डर को भी आप रिलेट करा सकते हो वर्तमान में। ये चारों जगह पे बेसिकली इन चारों ऑप्शनों को आप कह सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं वर्तमान के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन जब ये सवाल बनाया गया था तो मैं आपको बता दूं विकल्प में फर्स्ट ऑप्शन सही आया था। 2016 की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो वहां पर मनोविकृति विज्ञान को सही किया गया था, साइकोपैथोलॉजी को, क्योंकि असामान्य मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है और उसमें पता है आपको क्या आ जाएगा, उदासी, भय, भ्रम, हिस्टीरिया इत्यादि जितने भी एबनॉर्मल बिहेवियर हैं उन सभी का बेसिकली स्टडी किया जाता है इसके पैटर्न में। तो मनोविकार या आप मानसिक विकार कह लीजिए, उसको समझना और उनको सही निदान करने में ये बेसिकली मदद करता है आपको मनोविकृति विज्ञान। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य नीति और सेवाओं के विकास में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समूह कार्य की निपुणता को एचबी ट्रेकर के द्वारा नहीं दिया गया है? एचबी ट्रेकर के बारे में पूछा गया सवाल है ये, तो कौन सा नहीं दिया गया? देखो, वर्तमान की जो वास्तविकता का प्रयोग करने की निपुणता ये अपनी इन्होंने प्रिंसिपल्स में नहीं बताया, क्योंकि ये सोशल ग्रुप वर्क के जनक भी हैं। ठीक है, बाकी उद्देश्यपूर्ण संबंध बताया है, समूह स्थिति का विश्लेषण बताया है, समूह के साथ भागीदारी के बारे में भी बात किया है इन्होंने। ठीक है, तो कौन सा नहीं किया था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक नीति हम कर चुके हैं। सामाजिक नीति का संस्थागत पुनर्वितरण प्रारूप है एक, याद होगा आप लोगों को, याद आ भी रहा होगा। डैश से संबंधित है, बताओ इससे कौन से विकल्प मैच करेगा? आसान सवाल है, आसान सवाल। कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य बता रहे हैं आप। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का चुनाव किया है मैडम, तो आपने सही चुनाव किया है। सोशल पॉलिसी में संस्थागत पुनर्वितरण प्रारूप का संबंध संसाधन और लाभ से है। कभी कभी प्रश्न बनता है ना कि इसका मतलब बताइए किससे है, तो जैसे संसाधन और लाभ का समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में न्याय संगत वितरण करने से संबंधित है ये। इसमें वृद्धावस्था का पेंशन हो गया, गरीबों के लिए राशन वितरण हो गया, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं वगैरह होगी, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि नियोजन की शर्तों को परिभाषित किया जाए? ये तो बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प आपको बताना है। आसान सवाल। सर, औद्योगिक नियोजन 1946। औद्योगिक नियोजन, ओके, औद्योगिक नियोजन, ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आप मुझे बता रहे हैं, चलो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं इस प्रश्न का सही विकल्प। बिल्कुल, यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया है, क्वेश्चन नंबर
9 में सी का अगर आपने चुनाव किया है तो आपने सही जवाब दिया है। औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम है एक, जो 1946 का है, जिसमें बेसिकली औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि नियोजन की शर्तों को परिभाषित करें। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं। बाकी देखो, कारखाना अधिनियम है, ये श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के कल्याण पर बात करता है, पहला वाला। और औद्योगिक विवाद अधिनियम है, जहां श्रमिक और नियोक्ता के बीच में विवादों का निवारण करता है। और जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है वो ट्रेड यूनियन और श्रमिक संघों का गठन से संबंधित है या उसके संचालन से संबंधित है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका तीसरा होगा कि नियोक्ता से अपेक्षा ये करोगे कि नियोजन की कुछ शर्त हैं, उन शर्तों को आप डिफाइन करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2014 में वैश्विक परिभाषा के अनुसार समाजकार्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं दिया। अब बताओ इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड सर, सामाजिक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प सेकंड कह रहे हैं, सामाजिक। सर लोगों की मुक्ति। ओके, मैं आपको बता दूं कि वैश्विक परिभाषा के अनुसार, मतलब ये एक फैक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में, और ये कहा कि समाज कार्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं देता है या किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का विकल्प जो होगा वो होगा आपका सामाजिक विकल्प ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, अब ये परिभाषा 2014 की है, पहली बात ध्यान रखिएगा। इनमें 3 बातें याद रखना आपको, इसमें 3 बातें याद रखना है। पहला, सोशल चेंज याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको याद रखना है सोशल एम्पावरमेंट या सशक्ति कह लीजिए आप, कोहेंसन बोल सकते हो आप। दूसरी बात, तीसरा आप लोगों से मुक्ति, आप लिबरलाइजेशन ऑफ पीपल को सुनिश्चित करता है। 3 बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये सोशल विकल्प है इसका नाम बता कहाँ पे आता है, ये बेसिकली बढ़ावा देने के संदर्भ में नहीं, उसके विपरीत के कार्यों को संदर्भ में दर्शाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा होगा ये विकल्प आपका सही है। बाकी तो ये पॉजिटिव शब्द हैं, बढ़ावा नहीं दिया पूछा है। बढ़ावा हम संस्कृति में परिवर्तन में लोगों से मुक्ति में करेंगे, विकल्प पे नहीं करेंगे। ये एक परिभाषा है, वैश्विक परिभाषा है, और ये 2014 की परिभाषा है। ठीक है, ये बात। सर, इस प्रश्न में सामाजिक विकल्प का अर्थ क्या बताया जा रहा है? यहाँ सामाजिक विकल्प के मीनिंग से बेसिकली सोशल डिग्रेशनल शब्द से दर्शाया जा रहा है। मैं आपको एक बार बताना भी चाहूँगा कि ये अर्थ बेसिकली नेगेटिव क्रियाओं को दर्शाता है, जैसे समाज में नकारात्मक या असामान्य व्यवहार को बढ़ावा देने के संदर्भ में, मतलब एक बाधा है, एक रूल है, एक नियम है, मेरे अनुसार अगर आप काम करोगे तो ठीक है। मेरा कहने का अर्थ यही है। ठीक है, सामाजिक विकल्प का अर्थ अगर हम आपसे बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक बात कि आप अगर मेरे अनुसार काम करेंगे, मेरे चॉइस के आधार पे काम करेंगे, सोशल के ऑप्शन के आधार पे काम करोगे तो ठीक है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने तो अभी शुरुआत में बता दिया था कि एक सवाल मैंने सेवार्थी में बताया था ना सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर, कि सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है कि उनके विकल्प के आधार पे काम करता है, उनके अनुसार काम करता है, उनके साथ चलता है, उनकी सुविधा का सम्मान करते हुए उसी के अनुसार बैठक तय करता है। पहला सवाल था, सेवार्थी को ऐसा स्थान चुनने का अधिकार होता है जहां वो सुरक्षित, सहज और गोपनीयता महसूस करता है। मैंने अभी भी आपको बताया था, ये पहले सवाल में है कि नहीं, यही बात बोला था ना। तो वो जब अधिकार है तो विकल्प क्यों देना। अब चॉइस क्या कहता है? चॉइस का मतलब है कि जो मैं कहूंगा उसके अनुसार होना चाहिए। समाज में उपलब्ध विभिन्न निर्णय, कार्य, नीतियों में से किसी एक का चयन करना है और वो मेरे अनुसार होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिभाषा बेसिकली बताई गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था उपागम से कोई व्यवस्था उपागम में कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, ये भी सवाल अच्छा है। बताइए, बोलिए। सर व्यक्तित्व व्यवस्था। व्यक्तित्व व्यवस्था, ओके जी, ओके। और भी कोई ऐसा बच्चा है जो अपने विकल्पों को अलग चुनाव कर रहा हो?
सर फर्स्ट परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था। अच्छा जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा गया सवाल कि समाज निम्नलिखित में से व्यवस्था उपागम होता है। एक प्रकार से बेसिकली क्या है ये, अगर मैं आपसे बात करूं तो सिस्टम अप्रोच है। उनमें कौन सा अप्रोच नहीं है या कौन सा सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो उसमें व्यक्तित्व व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था दिया गया है। इसका मतलब है चेंज एजेंट सिस्टम। मैं एक लाइन में इसका अर्थ बताना चाहूँगा कि सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा बदलाव लाने की प्रक्रिया को बोला जाता है। तो ये बात तो है भाई, सोशल वर्कर के द्वारा बदलाव लाने की प्रक्रिया को ही तो हम लोग बोलते हैं चेंज एजेंट सिस्टम, और वो सोशल सिस्टम के अंतर्गत भी आ जाता है, सोशल सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आ जाता है, वो बात सत्य है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लाइंट सिस्टम की, सेवार्थी के बारे में, तो सेवा प्राप्त करने वाले सेवार्थियों या समूहों की व्यवस्था होना, तो वो भी बात सत्य हो जाती है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं टारगेट की व्यवस्था की बात, है कि नहीं। टारगेट व्यवस्था क्या होता है कि ऐसा हस्तक्षेप या उद्देश्य या लक्ष्य का निर्धारण करना जिस पे आपको काम करना है। तो ये तीन तो पॉजिटिव शब्द हैं, ये तीन तो पॉजिटिव शब्द हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी सिस्टम है, इसके संदर्भ में कोई मानक व्यवस्था नहीं बनाई जाती है। ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पैटर्न होता है, ये कोई व्यवस्था का पैटर्न थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 होना चाहिए, यानी 4 होना क्या चाहिए, यही है, यही इसका सही विकल्प भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। सर हेलो सर, बोलिए। सर इसमें सर सेवार्थी व्यवस्था है, लक्ष्य व्यवस्था सर, व्यक्तित्व व्यवस्था है, आपने ही पढ़ाया सर व्यवस्था उपागम में सर। व्यक्तित्व व्यवस्था सर पढ़ाया है आपने की है? क्या पढ़ाया था उसमें? जी सर, व्यवस्था उपागम में व्यक्तिक समाज कार्य में सेवार्थी व्यवस्था, लक्ष्य व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्थाएं आपने बताया सर, है उसमें। अच्छा, और ये नहीं बताया था आपको? नहीं सर, तीनों व्यवस्था आपने बताया है। व्यक्तित्व व्यवस्था बताया है, सेवार्थी व्यवस्था बताया है, और लक्ष्य टारगेट व्यवस्था, ये तीनों बताया है सर आपने। देखो मैं बता दूं, जी समाज कार्य के अंतर्गत 3 अंग होते हैं सर। समाज कार्य में कितने अंग होते हैं? 3 अंग। बता सकते हो कौन कौन से अंग है? 3 अंग नहीं पता, मैं बताता हूं। एक होता है सोशल वर्कर अंग, एक होती है संस्था, और एक होता है सेवार्थी। ये 3 ही अंग है ना। अगर जब ये 3 अंग हैं तो मैं कैसे बता सकता हूं? अगर चलो बताया हूं तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, एक बार उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे मैंने सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल वर्कर के बारे में बात किया हूं, वही तो व्यवस्था अप्रोच है। एक तो सोशल वर्कर होगा, परिवर्तन अभिकर्ता होगा, दूसरी एक संस्था होगी, ठीक है, जहां संस्था हम बात करेंगे समुदाय के रूप में, समूह के रूप में, तब क्रियाएं संस्था दर्शाएगी। और जब बात करेंगे हम लोग सेवार्थी के रूप में, तो वहां पे बेसिकली देखो, सेवार्थी के रूप में, सेवार्थी वाली क्रिया में आप यहाँ पे लक्ष्य लेके चलेंगे। लक्ष्य तो आपका समुदाय में भी, समूह में भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन केसवर्क के अंग में आपका टारगेट बन जाता है वो, ठीक है। वो टारगेट वो संस्था का पैटर्न नहीं होता, क्योंकि केसवर्क कभी कभी क्या होता है 1-to-1 का सेशन भी रहता है, 1-to-1 का सेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है उसमें, तो ये भी संस्था का पैटर्न बन जाएगा। बाकी ये सोशल जितनी भी प्राथमिक प्रणाली हैं, 3 ही तो प्राथमिक प्रणाली है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, और तीनों में ये अंग है। एक है परिवर्तन अभिकर्ता, दूसरा है सेवार्थी, तीसरा है टारगेट, ठीक है, ये याद रखिएगा। व्यक्तित्व व्यवस्था गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मादक पदार्थों के दुरुपयोग का अभिप्राय क्या होता है? ठीक है, ये है सवाल आपके सामने, बताओ। अवैध मादक पदार्थ का उपयोग से। ओके, आप कह रहे हैं अवैध, मतलब विकल्प नंबर बी का आप चुनाव करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ दुरुपयोग का प्रयोग का अर्थ मादक पदार्थों का बार बार उपयोग करना, गलत जवाब हो जाएगा। मादक पदार्थों का शारीरिक पर निर्भरता, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। और विकल्प अगर आपने सेकंड का चुनाव किया है कि मादक पदार्थों का उपयोग करना होता है, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स अब्यूज, बताया जाता है कि ऐसे पदार्थों का बार बार अनुचित रूप से उपयोग करना जिससे व्यक्ति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि नहीं?
और यही सही विकल्प है। जैसे अगर मैं आपको तीसरे विकल्प की बात कर रहा हूँ, शारीरिक निर्भरता, जब शरीर मादक पदार्थ के बिना ठीक से काम नहीं करता है, उस पैटर्न को दर्शाता है। वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी या उसकी चाल ढाल में बेसिकली अनियंत्रण को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक निर्भरता, शारीरिक रूप से व्यक्ति को पदार्थ की आवश्यकता महसूस करना, जहाँ की मनोवैज्ञानिक निर्भरता ये दर्शाता है। हालांकि देखो ऑप्शन नंबर तीसरा में भी बन सकता था, लेकिन तीसरे और दूसरे में अगर प्राथमिकता देना होगा तो आप विकल्प नंबर दूसरों को प्राथमिकता दीजिएगा, ना कि तीसरे को। बाकी चौथा और पहला तो 100% ये है ही नहीं। सर यही प्रश्न कूट में आएगा तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो तो जाएंगे? फिर वही होगा, बी और आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा फिर, अगर कूट में आएगा तो, है ना। कूट में अगर आएगा तो जहां दूसरा ऑप्शन भी आपको सही लग रहा होता है तो उसको भी सही करेंगे, ठीक है। क्योंकि शारीरिक निर्भरता भी यहाँ पर बेसिकली चीज़ों को डिफाइन कर, जब बेसिकली क्या होता है, शरीर मादक पदार्थ के बिना अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्रियाएं, देखिए अगर मादक पदार्थ नहीं लेगा तो फिर तो उसकी क्रियाएं बहुत बेहतर होगी, और मादक पदार्थ ले रखा है तो वहाँ पे भी शारीरिक जो उसके चाल ढाल हैं, जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ होंगी वह अनियंत्रित हो जाएंगी, है ना। वो अनियंत्रित हो, वो भी आंशिक रूप से होती हैं। ऐसा नहीं, अब ऐसे नहीं कह सकते हो, बहुत लोग होते हैं भाई कि मादक पदार्थों को जब उपयोग कर लेते हैं तो वो कंट्रोल में भी रहते हैं, बहुत लोग होते हैं अनियंत्रित हो जाते हैं, तो इसलिए आंशिक रूप से, इसलिए तो ऑप्शन नहीं सही हुआ। सर प्रथम वाला भी तो सही हो जाएगा ना, बार बार तो एडिक्शन को दिखाएगा ना। देखो मादक पदार्थों का बार बार उपयोग करना परिभाषा नहीं दर्शाएगी ये ना, अभिप्राय पूछा गया ना, इसका तात्पर्य है, हमसे डिस्क्रिप्टिव मीनिंग नहीं पूछा गया है कि आपको वर्णन करना है। यहाँ पे बार बार उपयोग करना थोड़ी ना मादक पदार्थों का दुरुपयोग होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। ये तो डेफिनेशन है, नहीं समझ पा रहे हो क्या। मादक पदार्थों का बार बार उपयोग होना, क्लियर है सर। हाँ, ये आपको उसकी मीनिंग नहीं बताएगा, हमें बेसिकली मीनिंग जानने का प्रयास है। ये तो अनियंत्रित चीज़ों को या दर्शाने में, शराब का लगातार अधिक मात्रा में सेवन करना, है ना, नशे की दवाओं का बार बार इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये भी समझ सकते हो। धूम्रपान का अत्यधिक नियंत्रण, ये आप उसमें नोट कर सकते हो, एक फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हो कि बार बार उपयोग करने से उसकी एक्टिविटीज़ में क्या होगा, बदलाव होगा, बस आप ऐसे लिख सकते हो, बट इसकी मीनिंग मत बताइए उसको कि ये मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिक प्रतिदर्श की विशेषता नहीं है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, रैंडम, है ना। रैंडम सैम्पलिंग। हाँ, इसमें कौन सी विशेषता नहीं है। सर फोर्थ, फोर्थ, वेरिएंस का अधिकतम। बिल्कुल, देखो किसी जनसंख्या को प्रतिदर्श के रूप में निरूपित करते हो, निकालते हो, वो तो होता है। परिणामों को सामान्यीकृत करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, ये भी प्रतिदर्श रैंडम होता है। किसी प्रयोग में अगर त्रुटि हो गई तो त्रुटि को कम करने के लिए, शुद्धता को बढ़ावा देने के लिए भी हम सैंपल करते हैं। लेकिन यह प्रयोग वेरिएंस का मतलब होता है चर को अधिकता करता है, ये गलत जवाब है, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहली बात तो ये कोई विकल्प के पैटर्न में है ही नहीं। यादृच्छिक प्रतिदर्श वेरिएंस को अधिकतम करता है, बल्कि ये तो आप ये कह लीजिए कि नियंत्रण और न्यूनतम करने का काम करता है। सिंपल तो यही होता है भाई, भाई अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 10 लोग पे कम करोगे ना, तो कम किया ना, ये तो अधिक कहाँ किया। ऑप्शन तो कह रहा है कि आपको अधिकतम करता है, नहीं कम करता है, अधिकतम नहीं करता, ये सैंपल निकालता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 14 नंबर HIV यूनिट नंबर 9 का सवाल है, आपको कराएंगे। HIV के निदान के लिए बताइए, बहुत सारे परीक्षण वैसे तो हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ परीक्षण दिए गए, कौन सा परीक्षण सबसे बेहतर होता है बताओ। सर वेस्टर्न ब्लॉट। हैं और बी। अच्छा बताना चाहेगा इसमें। सर फर्स्ट होगा एलिसा। सर एलिसा से पता चलता है, निदान तो सर वेस्टर्न ब्लॉट से ही होता है। ओके चलिए ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताएं। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। HIV बेसिकली क्या करता है, निदान करने के लिए मैं यहाँ पे 2 स्तरीय परीक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 स्तरीय। एक एलिसा टेस्ट को भी रखता हूँ और दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट को भी रखता हूँ। अच्छा, एलिसा का एक नाम है, जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड
इम्नो, ठीक है, सेब्रोटो, इम्नो सोरबेंट या सोरबोटो आप बोल सकते हो, एस से मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया। तो प्रारंभिक ये जांच करता है, एलिसा क्या करता है, ये प्रारंभिक जांच करता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेता हूँ वेस्टर्न बोल्ट के बारे में। वेस्टर्न बोल्ट क्या होता है ये भी जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। देखो एलिसा टेस्ट में अगर हम बात करते हैं, सकारात्मक अगर पाया जाता है कोई सैंपल तो भी वह मान लेते भाई कि वो बेसिकली व्यक्ति है उससे प्रभावित है कि नहीं, पॉजिटिव पाने पे। नेगेटिव पे थोड़ी ना हम कहेंगे कि उससे प्रभावित है, HIV से नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ यह है कि एलिसा टेस्ट से ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक शब्द है वेस्टर्न बोल्ट शब्द, ठीक है, पुष्टिकरण परीक्षण कहते हैं, जिसका प्रयोग HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए किया जाता है। एलिसा जैसे स्क्रीनिंग बेसिकली टेस्ट में सकारात्मक पाने पर सैंपल पुष्टि हो जाती है। शरीर में HIV विशेष एंटीबायोटिक्स का उपस्थिति का पता लगा देता है, ठीक है, वो उसका क्या कर देता है, पता लगा देता है। लेकिन निदान की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में, डायग्नोसिस की प्रक्रिया में, अगर आपको आगे लेके चलना या उसकी जांच पड़ताल करके उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, डायग्नोसिस की प्रक्रिया में, यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो वो आपका होगा वेस्टर्न बोल्ट, वो आपका ऑप्शन होगा फिर वेस्टर्न बोल्ट, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और टेस्ट है और उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ESR परीक्षण, ठीक है। यहां अगर हम बात करते हैं शरीर में सूजन या संक्रमण या ऑटो इम्यूनो प्रक्रिया का पता लगाना है, आपको सूजन का पता लगाना है, संक्रमण का पता लगाना है, ऑटो इम्यूनो का पता लगाना है, तो आप ESR परीक्षण करोगे। ये मैं बताऊं ये काम कैसे करता है, रक्त के एक सैंपल को लंबी पतली नली में रखा जाता है और 1 घंटे में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो तलछट जमने की दूरी मापता है या उसको बेसिकली मापने लगती है। तो जहां बेसिकली ज़्यादा प्रक्रिया दर्शाती है तो वो बेसिकली बताया जाता है कि सूजन है या संक्रमण का संकेत दे रही है, ऐसी कंडीशन जहां ज़्यादा जम जाता है संक्रमण, ठीक है। तो यहाँ 3 बात याद रखिए ESR टेस्ट में, एक तो संक्रमण याद रखिए, दूसरा सूजन संबंधी रोग याद रखिए, तीसरा ऑटो इम्यूनो रोग याद रखिए। और ये किसी विशेष बीमारी का निदान नहीं करता, कोई डायग्नोसिस नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा, कोई विशेष, ठीक है। और एक होता है PCR परीक्षण। PCR का नाम सुना है, सुना होगा। PCR एक टेस्ट होता है HIV के लिए है और इसमें अगर हम बात करते हैं किसी वायरस और बैक्टीरिया का DNA RNA का पता लगाता है, ये DNA RNA का मरीज के रक्त के अलावा टिश्यूज जो होते हैं उसके सैंपल के, ठीक है, वीरोलॉजिकल जीन निकाले जाते हैं और PCR के तकनीक से ही जीन की लाखों जो प्रतियां हैं, जो कॉपी बनाई जाती हैं, जिससे संक्रमण का पता हम आसानी से लगा लेते हैं, संक्रमण का, ठीक है। तो वायरस की एक प्रकार से वायरस की प्रतिलिपियों को जो आइडेंटिफाई करता है वो PCR है, वो PCR है। प्रारंभिक संक्रमण का पता लगाना, उसका उपचार करने में प्रभाव भी डालता है PCR, बट यहाँ पुष्टिकरण की प्रक्रिया में अगर सवाल बनाया गया है तो वेस्टर्न बोल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किशोर न्याय बोर्ड डैश के मामले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में सही विकल्प क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो आसान सवाल है। कानून के विरुद्ध। सेकंड सर, कानून के विरुद्ध। कानून के विरुद्ध। सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, बहुत बार रिपीट हुआ और ये आपको कई बार पढ़ाया भी गया, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, टॉपिक भी जा चुका है। जी सर। देखभाल, नियमित देखभाल को राहत प्रदान करने वाले या करने हेतु बीमार अथवा दिव्यांग के लिए कुछ घंटे अथवा सप्ताह हेतु निर्मित अल्पकालीन अथवा अस्थायी देखभाल डैश कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 भी सही विकल्प होगा, उसका ऑप्शन सही होगा, आप मुझे बताने का प्रयास करें सही विकल्प क्या होगा। विराम देखभाल। विराम देखभाल, जानते हैं विराम देखभाल क्या होता है? सर क्वेश्चन में ही लिखा है।
वो तो मुझे विकलांग के लिए मालूम कुछ है, घंटे विराम अथवा देखभाल होता क्या है ये। कुछ कुछ देर में मतलब विराम देकर देखभाल, लगातार नहीं। अच्छा, देखो नियमित देखभाल करता बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी को दर्शाता है। अस्थाई देखभाल को विराम देखभाल दर्शाता है, बिल्कुल अस्थाई है। अब कहता है कि राहत प्रदान करने हेतु दिव्यांगों के लिए बोल रही कुछ हो? घंटों, सवाल क्या पूछा, कुछ घंटों, क्या पूछा सवाल, सप्ताह। एक बार म्यूट रहो यार, अभी वो बोलते देखता हूँ मैं। म्यूट हो जाओ। देख ले रहा दूसरे हूँ, सवाल, आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन बच्चा है भाई? सवाल क्या है? सवाल कहता है कि अगर कि भाई दिव्यांगों के लिए या बीमार व्यक्तियों के लिए कुछ घंटे की बात हो रही है, इसका मतलब है कि भाई पूरा दिन नहीं दे रहा है। कुछ सप्ताह की बात हो रही है, चलो फिर इसने कहा अल्पकालिक की बात हो रही है। अल्पकालिक का मतलब थोड़े समय की बात हो रही है। फिर बात हो रही है अस्थायी, यानी फिक्स नहीं है। इसका मतलब है कि यह विराम देखभाल है। इसमें बीमार वृद्ध दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल कुछ घंटे दिन सप्ताह के लिए किसी अन्य के द्वारा की जाती है। ये शॉर्ट टर्म और टेम्पररी होता है, ठीक है। परिवार या मुख्यतः देखभालकर्ता को आराम अथवा मानसिक राहत देता है, एक प्रकार से ये इस पार्ट में आता है। लेकिन जहां अगर हम बात करते हैं संस्थागत देखभाल में, तो ये वृद्धावस्था अस्पताल जैसी अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। अगर हम अग्रिम देखभाल की बात करते हैं, एडवांस को, तो भविष्य के लिए बेसिकली योजना बनाना और प्री केयर की बात होती है। पुनर्जीवन देखभाल की बात करता हूं तो गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटना से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास की बात होती है। ये भी अस्थायी रूप से होता है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 है इस सवाल का। विचारणीय मुद्दों में शामिल क्या क्या किया गया है, 4 पॉइंट है, उसके कोड का चुनाव करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 सही विकल्प, एक तो काल आयाम, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, प्रत्याशित परिणाम। तीसरा क्या होगा, सीमाएं। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इस पॉइंट के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विचारणीय मुद्दा है। अच्छा, विचारणीय मुद्दे से मतलब समझ रहे हो, विचारणीय मुद्दों का अर्थ समझ रहे हो। कंटेज, आपने नाम पढ़ा होगा ना, कंटेगियन एक थ्योरी थी, ठीक है। मोटिव है एक प्रकार की मुद्दे जिनका बेसिकली परिस्थिति और अपेक्षित परिणामों पर बेसिकली निर्भर करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जो एक होता है टेम्पोरल या आप कह लीजिए टाइम फैक्टर, जहाँ परिणाम की समय अवधि पर निर्भर होता है, जहाँ परिणाम की समय अवधि पर निर्भर होता है। विचारण मुद्दा या उसे विचारणीय मुद्दा कहा जाता है। इसे इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो टाइम फैक्टर लिख लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स मतलब प्रत्याशित परिणाम, व्यक्ति उस परिणाम की संभावना के आधार पर क्रिया करता है, ठीक है, वो भी विचारणीय मुद्दा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ सीमाएं, लिमिटेशंस, बाहरी संकेत और पुरस्कार जो प्रेरणा को प्रभावित करता है उसको सीमाएं कहते हैं। करेक्शंस या सुधार, ये कोई विचारणीय मुद्दों के अंतर्गत कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए तीसरा नहीं माना जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, पहला, दूसरा, चौथा, ये विकल्प करेक्ट होगा। ये टॉपिक कंटेगियन थ्योरी से ली गई है। आप पढ़ना समूह के सिद्धांत या समूह के सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल नहीं, थ्योरी, ठीक है, वो वाला। लेबॉन के बारे में हमने बात किया है इस थ्योरी में, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया? बहुत आसान सवाल है यार, ये तो यूनिट नंबर 2 का सवाल है, बताओ। दुर्खीम। हाँ, ये आसान सवाल है, आपने सही बताया, इमाइल दुर्खीम। हर्बर्ट स्पेंसर के समाज का प्रतिमान अनिवार्यता डैश था, बताइए। जैविक है सर। ओके, जैविक है, बताने की जरूरत नहीं है ना कि बता दूं, आसान सवाल है। सर बताया है आपने। हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर के समाज का प्रतिमान अनिवार्यता जैविक होता है या जैविक माना भी गया है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वसम्मत, प्रकारात्मक, द्वंद्वात्मक, ये शब्द दूर दूर तक उससे नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, बीमारी का निदान, उपचार, दवा वितरण इत्यादि चीज़ों पर ये चीज़ें जो है बेसिकली लागू भी है या कर भी रहा है इस पे काम।
20 नमूना प्राप्त करने हेतु यादृच्छिक सारणी का उपयोग डैश भी कहलाता है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि नहीं? 20 का जवाब क्या होना चाहिए? अरे भाई नमूना टिपेट विधि सर। हाँ, टिपेट मेथड। ये परीक्षा में सवाल देखो कई बार आ चुका है, ये दूसरी बार आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये टिपेट प्रणाली दूसरी बार सवाल लेकर आया हुआ है ना। एक बार 2016 में और एक तो 2025 में अभी हाल ही में आया था, है कि नहीं? और मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ सही विकल्प के रूप में अगर हम बात करते हैं, सैंपल प्राप्त करने हेतु जो रैंडम सारणी होता है, और ये सारणी का उपयोग मैंने पढ़ाया है आपको ना, 10,400 है ना, 4 अंक होते हैं। सबसे 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999 ये होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1,000 होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका है ना, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4। अच्छा बताओ, शब्द एक है केरिग्स से संबंधित कौन सा शब्द है? बताओ। केयरिंग शब्द का अर्थ बताना है किससे? दत्तक ग्रहण। ये सर दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण से। एडॉप्टेशन से बता रहे हो। बिल्कुल सही विकल्प आप ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का बी विकल्प सही है आपका। ठीक है, केयर्स या केयरिंग जो शब्द है ना, उस शब्द का प्रयोग बेसिकली एडॉप्टेशन और बच्चों की देखभाल से संबंधित कार्यक्रमों में लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब जैसे सी से आप कह सकते हो केयर, ठीक है, ए से आप बोल सकते हो अटेंशन, आर से आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई से आप बोल सकते हो इंटरेस्ट, एन से आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन, जी से आप बोल सकते हो गाइडेंस, एस से आप बोल सकते हो सपोर्ट। ये इसका फुल फॉर्म है। बट यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेरोगेसी शब्द को लेकर, मैं बात करता हूँ बच्चों के संसद और बाल पंचायत को लेकर, मैं बात करता हूँ हित समूह को लेकर, तो ये प्रक्रियाएं अलग पैटर्न को दर्शाती हैं, ना कि ये बच्चों की देखभाल से दर्शाती हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखने हैं, इनके अर्थ को, इनकी मीनिंग को, इनकी बातों को, ठीक है, शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। अगर सेरोगेसी की बात करता हूँ तो सेरोगेट आपने नाम सुना होगा, ट्रेडिशनल सेरोगेसी। जैसे सेरोगेट माँ के अंडाणु और दाता का शुक्राणु का उपयोग को बोला गया है ना। इसको सर किराए का कोख बोलते हैं ना। हाँ सेरोगेसी बिल्कुल को। बिल्कुल 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 बोल सकते हो। ये भ्रूण दंपत्ति के अंडाणु और शुक्राणु से बनाया जाता है, इसलिए सेरोगेट माँ केवल गर्भधारण करती है। तो जैसे आपने अभी एक शब्द बोला ना किराए का, केवल बेसिकली सेरोगेट माँ केवल गर्भधारण करती है, तो उस शब्द को ही दर्शाया जाता है सेरोगेसी। बिल्कुल सही जवाब, बट इस प्रश्न का ऑप्शन होगा सेकंड जवाब। माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है? भाई ये तो मैं आपको पढ़ाया हूँ, सवाल शायद आ भी चुका है। माध्य के लिए दिए गए विचलन के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है? न्यूनतम। न्यूनतम होता है, बिल्कुल। क्या हो रहा है, जरा एक बार म्यूट वो करना, जरा दरवाजा बंद, है ना, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो माध्य से बेसिकली लिए गए जो विचलन होते हैं, है ना, बंद करना यार, ठीक है, तो उसको बेसिकली हमेशा न्यूनतम बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार ही नहीं है? मानव संसाधन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे भी, थोड़ा बहुत देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प पहले आप बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्रकार ये नहीं है ना, उसका फंक्शन कौन सा नहीं है? मानव संसाधन प्रकार, मतलब उसकी एक्टिविटीज नहीं आता है इसमें। सर वित्तीय लेखा विहीन को पहुंच प्रदान करना, कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण का विकास करना, ये तो है जो फाइनेंशियल परीक्षा होता है, सी वाला, थर्ड वाला, ये ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल। किसने समुदाय विकास को स्थानीय विकास प्रारूप का मॉडल दिया है या उसका प्रतिपादन किया है? सर रॉथमैन। क्वेश्चन नंबर 24 है। जैक रॉथमैन। सर रॉथमैन ना, स्थानिक विकास।
बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है इसके बारे में, रॉथमैन का, एच वाई सिद्दीकी का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और मुर्रे जीरोस, रॉथमैन, मुर्रे जीरोस और एक नाम आता है एच वाई सिद्दीकी। इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इनके नाम को भूलना नहीं है, ठीक है। तो लोकलिटी डेवलपमेंट इन्हीं के द्वारा दिया गया है। प्लेस सेंट्रल डेवलपमेंट का नाम भी इसी को कहा जाता है, तो जैक रॉथमैन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम सामाजिक योजना प्रक्रिया की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, जवाब बताइए। सेकंड से लोकतांत्रिक। ओके, पूर्ण, अगर भागीदारी पूर्ण की बात करते हैं, लोकतांत्रिक की बात करते हैं, समावेशी की बात करते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर केंद्रीकृत नहीं होगा, इसमें उत्तम सामाजिक योजना की बात कही गई है, सोशल गुड सोशल प्लान की बात कही गई है। तो समाज में सदस्यों के हितधारकों का सक्रिय पार्टिसिपेशन होना मतलब भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी और समान अवसर प्रदान करने वाली मतलब लोकतांत्रिक, सभी वर्ग विशेषकर कमजोर और वंचित समूहों को शामिल करना दैट मीन समावेशी। ऐसे शब्दों को दर्शाता है ये 3 शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे केवल केंद्र से निर्देशित करना नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर काम करना है, जमीनी स्तर से काम करना है, तो इसलिए केंद्रीकृत को आप हटा दीजिए है ना, केंद्रीकृत को हटा सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल 25 के बाद आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा या चिकित्साएं व्यवहार रूपांतरण से संबंधित है? ये थेरेपी है। सर फोर्थ, सर फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प अगर आप कह रहे हैं कि आवेगात्मक चिकित्सा, अभिकथनात्मक चिकित्सा, मुक्ता चिकित्सा, समान विलोप, सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4। देखो, असर्शन एक थ्योरी है, आवेगात्मक एक चिकित्सा है जिसको पहला पॉइंट पे लिखा गया है, अवांछित व्यवहार को कम करता है, ये जो नकारात्मक बिहेवियर है उनको कम करता है ये, ठीक है। उसके बाद अभिकथनात्मक चिकित्सा है, इसे ऑपरेंट थ्योरी भी कही जाती है, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है, पुरस्कार और मोटिवेट भी करता है ये। विमुक्ता का एक चिकित्सा है, विड्रॉल थेरेपी कहते हैं, किसी व्यवहार को धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है इसको, ठीक है। और यहाँ सामान्य विलोप का मतलब जैसे कि जो नकारात्मक व्यवहार है उस व्यवहार को बेसिकली क्या करता है, ये विलोप कर देता है। विलोप का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। इनका मीनिंग है ये चिकित्साओं का, और सही अर्थ बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अगला सवाल आश्रय, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो आश्रय शाला योजना है, आश्रमशाला योजना है, डैश में शिक्षा को बढ़ावा देने या उस शिक्षा को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना है। तो बताओ ये योजना किन जाति या वर्गों के लिए बेसिकली दर्शाई गई है? मैंने 2-4 बताए भी हैं, असंगठित, संगठित को लेकर बातचीत किया है। फिलहाल यहाँ जानना चाहूँगा आपसे, अंतरराज्य प्रवासी कार्मिकों के बच्चे वाला सर। 27 में सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अनुसूचित जनजाति आश्रमशाला योजना भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षा योजना मानी जाती है। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देना। आश्रय का मतलब होता है एक प्रकार का हॉस्टल, विद्यालय सुविधा, दोनों टाइप की चीजें इसमें हो, ताकि दूर दराज के जो भी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं ना, उनकी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, उनको समान अवसर मिल सके इस पार्ट में, ठीक है। अन्य वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो विभिन्न छात्रवृत्ति हैं, विशेष स्कूल योजना भी है। ओबीसी की बात करता हूं तो छात्रवृत्ति और सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम भी है। अंतर राज्य प्रवासी कर्मचारी के बच्चों की बात करता हूं तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा केबीएस, केंद्रीय विद्यालय की कर्मचारी आवासीय स्कूलों की, उनकी योजना अलग अलग है। बट ये आश्रमशाला की बात अगर हम लोग कर रहे हैं
तो आप सभी का जवाब होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में, जो अनुसूचित जनजाति से रिलेट करता है। ठीक है, सर ये कब आया था ये योजना आसान ताला? सॉरी क्या कह रहे हो आप? सर ये कौन से ईयर में आया था आसान ताला योजना? ये आई थिंक अगर हम बात करते हैं तो 1990 और 1991। ठीक है, आश्रमशाला योजना भारत में 1990 और 1991 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसका सही विकल्प अगर आता है क्वेश्चन में तो आप यही लगाइएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। असम्मिति वितरण डैश का संकेत करता है। असम्मित के बारे में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं जवाब जानना चाहूंगा आप लोगों से, क्या ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप? सर वैषम्य होगा। वैषम्य होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। असम्मिति वितरण। ओके, सही विकल्प के रूप में वैषम्य शब्द आपने यहाँ पे लिखा है। इसे आप लोग स्विक, है ना, स्विक नेश के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया भी है ना कि मीन मीडियन मोड सेंट्रल में होता है। दाएं तरफ अगर हम लोग बात करते हैं राइट साइड में, तो आप पॉजिटिव दर्शाओगे, इधर 0 होता है, यहाँ +1 +2 +3 होता है, और इधर -2 एंड -3 होता है। ये बेसिकली क्या होता है, दाएं झुकता है पॉजिटिव की तरफ, बाएं झुकाया जाता है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये शब्द दर्शाता है। इसमें एक परास शब्द है। परास का मतलब होता है एक अधिकतम और न्यूनतम संख्या का मान होता है। जैसे कोई दी गई संख्या है, मान लीजिए 3 8 3 5 1 9। ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या 9 है और न्यूनतम संख्या 1 है। इन दोनों का अंतर कितना, 8, तो ये परास हो गया, इसको परास कहते हैं। डेटा के औसत के विचलन की माप को बात अगर हम लोग करते हैं तो उसे मानक विचलन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। और ये कार्टोसिस है, नाम तो सुना होगा कार्टोसिस, मैंने आपको पढ़ाया है ना। एक तो मान लीजिए इस तरीके जाता है, लेप्टोकार्टोसिस होता है, एक मीजोकार्टोसिस होता है, एक प्लेटोकार्टोसिस होता है। 3 प्रकार के कार्टोसिस होते हैं एनपीसी में। ये एनपीसी की बात है, ये सवाल जो है एनपीसी से है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से। 29, निम्नलिखित में से किस विभाग का गठन मई 2012 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन किया गया था? तो आसान सवाल है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। सर निःशक्तता मामला। हाँ, दिव्यांगों के लिए था ये मैडम, ये डिसेबल वाले जो बच्चे थे उनके लिए था। और आपने सही जवाब दिया है मुझे कि मई 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जो चीज़ें की गई थी, निःशक्तता मामले वाला जो विभाग था उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत आसान था और अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। आजकल ये प्रश्न ट्रेंड में चल भी रहा है। ठीक है, यूजीसी नेट में ये कई बार रिपीट है, ये भी सवाल है ना, कई बार पूछा गया है। तो बताइएगा जरूर आप लोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कौन सा बेसिकली डिपार्टमेंट है जो 2012 में गठित हुआ? तो ऑप्शन नंबर आप लगाइएगा, निःशक्त मामला का विभाग, यानी डिसेबल बच्चों का। सामाजिक दूरी का एक अनुपात है, या अनुमाप कह लीजिए, या इसको स्केल कह लीजिए, माप कह लीजिए। ये किसके द्वारा आया था? ये सवाल परीक्षा में बन सकता है क्योंकि ये भी कई बार आ चुका है। सामाजिक दूरी का मापन किसने दिया? सर बोगार्डा है इसका, आपने बताया था। बिल्कुल, ये बोगार्डा का ही सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं चतुर्थांश में विकीर्ण प्लांट, है ना। चतुर्थांश है एक, यहाँ पे दिया गया है, जिसको क्वार्टाइल भी हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश को। और उस दृष्टिकोण में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कहता है कि प्लॉट के बिंदुओं को यादृच्छिक रूप से तब वितरित किया जाता है जब वेरिएबल के बीच कम डैश रहता है, मतलब अंतर रहता है, पश्चगमन रहता है, सहसंबंध रहता है या सहचर्य रहता है ना। तो ये क्या रहता है इसके अंतर्गत? अच्छा सवाल है 31 का। मैं आपको बताता हूं, आप याद रखिएगा सहसंबंध को। देखिए, बिंदु कोई भी हो रैंडम रूप से वितरित होता है, एक रूपता को दर्शाता है, फैलाव और वितरण के जो पैटर्न होता है उनको बेसिकली स्टडी करता है।
तो जो भी चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश जैसे मैंने कहा ये आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश, यानी 4 ही चतुर्थांश होते हैं बेसिकली। और इन चतुर्थांशों में विकर्ण, विकर्ण का मतलब यहाँ पे आप इन चीज़ों को आप रिलेट करा सकते हो कि पहला तीसरे से मैच कर रहा है, दूसरा चौथे से मैच कर रहा है। ये विकर्ण आपने पढ़ा भी होगा, डायगोनल शब्द इस तरीके से, ठीक है, इसको विकर्ण बोला जाता है, मैथ में पढ़ा होगा आपने विकर्ण शब्द, है ना। तो विकर्ण, यहाँ जो विकर्ण शब्द दर्शाया गया, इसी दर्शाया गया कि बताइए अगर इन बिंदुओं की बात मैं करता हूँ तो इनमें एक रैंडम रूप से तब विपरीत किया जाता है जब वेरिएबल के बीच में कम सा संबंध होता है, कम सा संबंध होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को दर्शाते हैं या उन चीज़ों को उसके बीच में रखते हैं। तो ये बेसिकली आपको पढ़ने को मिलेगा इकोलॉजी में। कहाँ पर मिलेगा ये? इकोलॉजी में आपको एक थ्योरी पढ़ाऊंगा। आपने नाम सुना होगा यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम सुना है आपने? यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम सुना है आपने? परिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत नहीं सुना है? तंत्र का सिद्धांत सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसकी कंटेंट, इसकी पीडीएफ मेरे पास है, पढ़ी भी है, ठीक है। उनके थ्योरी में मैंने आपको बताया, ये 5 स्टेप इन्होंने बताए हैं, 5 स्टेप, वहां से ये सवाल बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। यूनिट नंबर 9 का ये क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखो ये सवाल है 2016 का, 2016 का, ठीक है। आज वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये मैं कल की पीडीएफ में, आज की पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज है सुमन के बेरी, और 2016 में ये सवाल बनाया गया था तो उस समय थे अरविंद, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर 3। आज वर्तमान में सुमन का नाम लगाइएगा, ठीक है। मेरे यहां से कोई आवाज जा रही है आप लोगों के पास? बैकग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है? ये सवाल है, बताइए। सही विकल्प इस प्रश्न का सर सी, हाँ, तीसरा सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है प्रश्न में, ठीक है। विशेषता नहीं, द्विपक्षीय प्रक्रिया नहीं होती है। यस सर, थर्ड। ऑप्शन नंबर 3।